हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इनडायरेक्ट टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसपे हम कवर करने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो भी सप्लाई पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो भी सप्लाई पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, एक्सेप्ट अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसे आप जीएसटी कहते हो। बराबर है। फिर मैंने आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था कि भाई ये डबल टैक्सेशन नहीं होता है, हर स्टेट में एक ही टैक्स होता है। फिर इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग होता है वो हर इसमें सेम रहता है। ये सारी पॉइंट्स हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज थोड़ा सा हम इसके बारे में, स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे कि जीएसटी जब आया तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। सबसे पहला दिख रहा है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इसने क्लियरली बोला है कि जीएसटी में सब गुड्स समान है। मतलब अगर आप एक स्टेट में वड़ा पाव खा रहे हो और उसके ऊपर अगर 10 रुपीज टैक्स भर रहे हो, दूसरे स्टेट में भी जाओगे वही प्रोडक्ट पे 10 रुपीज टैक्स भरना ही पड़ेगा। ऑल गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर जीएसटी सिमिलर। वड़ा पाव पे कोई टैक्स नहीं है, बट ऐसा खाली बात कर रहा हूं मैं। तो सोचते बैठे ताज में लग जाता है, ताज में जाओगे तो टैक्स भरना पड़ेगा वड़ा पाव पे भी, और ठेले पे जाओगे तो फिर वो 5 रुपए में भी दे देगा। 12 रुपया। मेरा बिजनेस नहीं ना, आइडिया नहीं मेरे को। चलो ध्यान देते। ऑल गुड्स, आप लोग रुको, इन लोग का हो जाने दो। अगर आप लोग का हो जाए तो बेचारे वो पढ़ने वाले बैठे हैं यूट्यूब पे, आपकी पंचायतें सुन रहे हो लोग। Interesting. We'll start. Just ignore such things. You have to just adjust because they are just start. ओ प्रजापति फैमिली, कैंटीन वाले इधर आओ। पहला है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। एज पर आर्टिकल 366(2)(a of the Constitution, GST is levied on all goods and services except alcoholic liquor for human consumption। मतलब सारे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट दिया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ जीएसटी। सिंपल है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउट ऑफ द चार्ज ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट बोला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पहले तो जीएसटी के बाहर था, बट अब से वो जीएसटी के अंदर है। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस आर नॉट प्रेजेंटली लेविड टू द जीएसटी। अभी तक उनको जीएसटी में काउंट नहीं किया, बट फ्रॉम दिस ईयर इट इज लेविबल फॉर जीएसटी। पहले तक ये लेविबल नहीं था, बट अब ये इसके ऊपर भी जीएसटी आना। आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में इट इज आउट ऑफ योर जीएसटी, मतलब उस पे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे, बट इसके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है कि इस पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। आप पेट्रोल लेने जाओ या कुछ भी तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करने वाले हैं। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट प्रेजेंटली लेविड, फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो याद रखना इट इज नॉट लेविबल लिखना है, लेविबल नहीं। ये सब चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। चैताली क्लियर है? किसके बारे में सोच रही है? पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कोई नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? रियल इस्टेट सेक्टर, मतलब जो जमीन बेचते खरीदते हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है रियल इस्टेट सेक्टर हैज बीन केप्ट आउट ऑफ एम्बिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी विल नॉट बी लेविड ऑन सेल्स और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया गया है।
समझा ये आपको? क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? टबैको, तमाकू, ए तमाकू, तमाकू नहीं टबैको, तमाकू एक एक रहते हैं लेकिन तमाकू इज विद इन प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी विल नॉट बी लेवेबल ऑन टबैको। बाय टबैको जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है, बराबर है सर? सही है, ये प्रोडक्ट ही खा लेना चाहिए, पी लो खा लो, जीएसटी नहीं भरने का, ठीक है राहुल? बराबर है, ध्यान रखना है सब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। इसके पहले जो मैंने आंसर कवर किया था वो था स्कोप, बराबर है? स्कोप के अंदर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, अल्कोहल फॉर लिक्वर कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, टबैको और बहुत सारी चीजें हैं। मैंने बेसिक चीजें इसलिए बताया क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स के ऊपर। तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में क्या है? कॉमन नेशनल मार्केट। ओके, हाँ पढ़ता हूं मैं, कॉमन नेशनल मार्केट इतना पढ़ सकता हूं मैं, ध्यान दे। एज पर सेक्शन सॉरी एज पर स्टेटमेंट as per statement of objects and reasons appended to 101 subsection, क्या भाई क्या स्पेलिंग लिख दिया है? हाँ नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पे। सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, द ऑब्जेक्ट ऑफ जीएसटी इज टू हैव कॉमन नेशनल मार्केट, बी अवॉइड cascading effect of tax, it aim in one nation one tax। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जीएसटी जो है वो वन नेशन एंड वन टैक्स के ऊपर है। देखो दो पॉइंट इसके अंदर बोला है। कॉमन नेशनल मार्केट का मतलब ये है कि भाई जीएसटी लाने का रीजन ही ये था कि पूरे कंट्री में सब जगह उस प्रोडक्ट का जो रेट ऑफ टैक्स है वो कॉमन होना चाहिए। सिंपल, इस बिल के अंदर भी उन लोगों ने वही बोला है कि भाई हमने ये सोच के लिखा है टू हैव कॉमन नेशनल मार्केट एंड टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग कल ही मैंने एक्सप्लेन किया था, टैक्स के ऊपर टैक्स, डबल टैक्स जिसे कहते हैं, समझ में आया? सेकेंड पॉइंट क्या दिया? बेनिफिट्स फॉर ऑल द बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्टर। सबसे पहला है लो टैक्स। जीएसटी क्या है? एक लो टैक्स भी है, कम से कम टैक्स भी है, जीरो टैक्स भी है, 1%, 0.5%, 2%, अलग अलग टैक्स रेट्स है। तो सिंपल इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे लो टैक्स रेट भी है। The transparent and complete chain of set-offs which will result in winding of tax base and better tax compliances may also lead to lowering of tax burden on an average dealer in industry, trader and agriculture। सर समझा नहीं ये पॉइंट? मैं बोल रहा हूं अब मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं? बिजनेस, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर। पहले क्या होता था कि टैक्स का लोड इन पे ही आता था, प्रोडक्ट खरीद रहे आप ही टैक्स भरो, कंज्यूमर से नहीं लिया जाता था। अब क्या हो गया कि भाई बिजनेसमैन ने प्रोडक्ट खरीदा है, टैक्स भरा है, बिजनेसमैन डर नहीं रहा है। क्यों? उसको मालूम है टैक्स का बर्डन मेरे पर नहीं है, किधर जाने वाला है? कंज्यूमर पे। कल मैंने एक्सप्लेन किया था, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, फाइनली टैक्स कंज्यूमर पे कर रहा है। तो इनका जो टैक्स बर्डन का जो बेनिफिट है वो कम हो जाता है। इधर सिंपल भाषा में वही बोला उसने, द ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लीट चेन ऑफ सेट ऑफ विच विल, सेट ऑफ मतलब एडजस्ट करना, सेट ऑफ का मतलब है एडजस्ट करना। भाई मेरा टैक्स जो मैंने भरा है, जो मैंने कलेक्ट किया उसके साथ सेट ऑफ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड देन मुझे पता चल जाएगा मेरे को टैक्स भरना है कि रिफंड होने वाला है। समझ में आया? तो इससे उसका जो टैक्स बर्डन है ऑन एन एवरेज ऑफ द डीलर इंडस्ट्री वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दैट इज लो टैक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट दिया है लो कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज वुड कम डाउन ड्यू टू इट्स है शायद यहाँ पे, ड्यू टू इट्स, अच्छा फर्स्ट पॉइंट है ड्यू टू इज फर्स्ट द सबसिंग ऑफ मेजर सेंट्रल एंड, हाँ सबसिंग क्या, अब जो अभी लोग लिखेंगे हम वैसे ही पढ़े, इसके लिए मैं थियरी लेता नहीं बेटा। अरे एकदम राइट स्पेलिंग है। फिर आगे दिया सेकंड पॉइंट, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। मैं पढ़ता ही नहीं है सब, आगे बढ़ते हैं। वापस लो टैक्स के बारे में उसने बोला कि जो भी गुड्स लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसके बाद टैक्स का जो लोड है वो कम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने इधर ही मैन्युफैक्चर किया है तो मेरे स्टेट के अंदर उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कम ही है, तो मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, तो उसका कॉस्ट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को मालूम है जो मैंने मैन्युफैक्चर किया है वो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कम है, तो मैं उसका कॉस्ट क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। क्लियर? हाँ जी। अब वो स्टेट वाइज दूसरे में भी जाएगा तो भी सेम प्रॉब्लम है कि भाई मैं अगर दूसरे स्टेट में दूंगा, परचेज करने वाला टैक्स भरेगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के ऊपर 5% ही मैंने टैक्स सेट किया है, या 10% मैंने सेट नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट सेट करता है, जिससे आपके प्रोडक्ट पे HSN नंबर मिला जाता है, होमोजेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड नंबर होता है इस प्रोडक्ट का। वो प्रोडक्ट के ऊपर जो नंबर दिया जाएगा, गवर्नमेंट उसके हिसाब से उसका टैक्स सेट करता है। आपको मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। मैं इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर दूंगा तो थियरी भी आपका हो जाएगा, बट अभी अपन प्रैक्टिस ये थियरी कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से अपन प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या? नेक्स्ट उसके बाद क्या पॉइंट दिया है, मेक इन इंडिया। आई होप ये सब सुना है आपने, क्या बात है। जीएसटी विल गिव अ मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इंडियन कॉम्पिटिटिव इन द नेशनल मार्केट्स। मार्केट्स का स्पेलिंग क्या है, मार्कशीट्स, वही तो बोल रहा हूँ। अब फिर मैं गलत पढ़ता हूँ ऐसा लगता है लोग, नहीं ये होता है, ये उम्र में इट्स नॉर्मल, गलती होता है ना यार, ये उम्र में गलती नहीं होएगा तो कैसे चलेगा। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई आपको मालूम है कि अगर प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है तो उसका बेनिफिट भी ज्यादा हो जाएगा, और आजकल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ही ज्यादा चल रहा है। तो दिस वाज द बेनिफिट्स फॉर इंडियन, कि भाई अगर आप इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे हम लोग बेनिफिट्स भी देंगे जीएसटी के अंदर। तो बेनिफिट्स क्या है कि भाई अगर कोई बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियल है, एक्सपोर्ट है, आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको हम लोग जो टैक्स का बर्डन है वो भी कम करने वाले। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे गए। नेक्स्ट और कुछ दिया क्या, यस, कॉम्पिटेटिव एक्सपोर्ट्स, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो टैक्सेस फॉर एक्सपोर्ट विल मेक आवर product more competitive in international market and give boost to Indian export. Indian will export only goods, not taxes. सिंपल उसने बोला है किसको, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियल को, एक्सपोर्टर को क्या पॉइंट दिया उसने, कॉम्पिटेटिव, मतलब लोगों से कॉम्पीट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो उस पर टैक्स का रेट क्या रखेंगे, 0%, ताकि आप इंडिया में प्रोडक्ट बनाओ, बाहर बेचो, और बाहर की कंट्रीज को मालूम पड़े कि इंडिया के जो गुड्स है वो कितने वैल्यूएबल है। समझ में आया? तो आप जब गुड्स बेचोगे तो आप गुड्स बेचोगे, टैक्सेस बेचोगे के साथ में नहीं, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं है। तो सामने वाला इंपोर्ट करने वाला जो कंट्री रहेगा बोलेगा यार इसमें तो टैक्स भी नहीं, चलो इंपोर्ट करो, तो आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है। इसलिए जीएसटी को लॉन्च किया गया है। बात समझाइए, पहले एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस था, बट यहाँ पे उसने बोला एक्सपोर्ट पे कितना % टैक्स दे दिया हम लोगों ने, 0%। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए ठीक है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस है आपके एग्जाम्स में, इसमें से जीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स आएगा। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी मतलब कि जीएसटी फ्रेम करने के लिए, जीएसटी लॉन्च करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, किसने क्या लिखा, कौन से सेक्शंस आए गए, कितने अमेंडमेंट पास हुए, कितनी बार बिल पास हुआ था, कितनी बार रिजेक्ट हुआ था, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए जाएंगे। जिसके अंदर सबसे पहला है जेनेसिस ऑफ जीएसटी ऑफ इंडिया। पहला दिया है द आइडिया ऑफ जीएसटी इन इंडिया फर्स्ट मोटेड बाय केलकर टास्क फोर्स इन 2004। पहला fill in the blank. GST was first moted by person in which year? It was Kelkar Task Force in 2004. पहला देखो, अभी जो भी पॉइंट दूंगा आपके थियरी में, अभी बोल रहा ये सब थियरी पार्ट है, प्रैक्टिकल जरा भी नहीं है। पहला लेसन पूरा थियरी है, एक्सप्लेनेशन, व्हाई जीएसटी, इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी, कैसे जीएसटी आया, परसेंटेज क्या, यही सारी चीजें। मैंने पहले बताया मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करता हूँ रादर देन थियरी, बट ये पॉइंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कलेक्शन करके रखो। टेक्स्ट बुक खोलोगे तो अरे देख के पढ़ोगे नहीं। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीपीटी है, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा तुम लोग को, एटलीस्ट इतना पढ़ लो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इन 2000, देखो पहला टास्क कौन से ईयर में गया था, 2004 में। जीएसटी तब तक लॉन्च भी नहीं हुआ था। इस साल में चल रहा था एमवैट, 2004 में कंट्री में चल रहा था एमवैट, महाराष्ट्र में एमवैट चल रहा था, ठीक है। अब इन 2006 the then finance minister set out a goal for GST to implement it in India by 2010, but the deadline could not be met. 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला ठीक है भाई जीएसटी करो तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी का जो गोल है इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया था इन इंडिया इन 2010 तक इंप्लीमेंट करने बोला, बट हुआ क्या,
but the deadline could not be met. जो साल में बोला था 2010 तक आ जाना चाहिए, तब तक आ रहा है करके, और 2010 निकल गया, मतलब 2010 तक भी जीएसटी लॉन्च नहीं किया गया। फिर उसके बाद द फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय द एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 10th नवंबर 2009। 2009 में डिसाइड हुआ था, चलो लिख देते जीएसटी पास करना है अपने को। 2006 में क्या बोला था, 2010 तक इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, बट वो इंप्लीमेंट हुआ नहीं। 2009 में फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको डिस्कस किया था कि भाई 2010 तक इंप्लीमेंट करना है हमको। तो द फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय द एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 10th November 2009 which provided the present dual tax mode of GST। मतलब इसके अंदर हमको प्रेजेंट करके बताया जीएसटी का मतलब क्या है, क्या क्या होने वाला है, ये सब फाइनेंस मिनिस्टर ने उस टाइम पे जो एम्पावर्ड था, मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रहा था, सत्ता चल रहा था, उनको ये बताया गया और उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं। समझ में आया? years and dates are important, अभी भी बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट है the report of the task force on GST constituted by the 13th Finance Commission also contributed to the development of the concept of lawless GST। मतलब यहाँ पे वो जो रिपोर्ट्स आया था उनको पढ़ा गया, ड्रॉबैक्स निकाले गए, सब चीज के बारे में उनका डिस्कशन चल ही रहा है। नेक्स्ट, इन द ईयर 2011, 2010 तक तो इंप्लीमेंट हुआ नहीं था। इन द ईयर 2011 द 115th जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 115वां टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वॉज फ्रेम, वापस से बनाया गया था, कुड नॉट बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2011 में भी फिर से वो बिल को लाया गया, फिर भाई अभी तो जीएसटी लाओ। दैट वाज 115 जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 115वां बिल। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, यस अब स्टार्ट हो गया जीएसटीएन, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, a non-profit company was constituted, बनाया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक कंपनी जिसका नाम था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे 28 मार्च 2013 को टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स पेयर्स एंड अदर, है कुछ नहीं आएगा वापस, टैक्स पेयर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ जीएसटी। क्या हुआ, इतने टाइम से ये चल रहा था, तो इनको मतलब एक कमिटी बनाया गया, वो कमिटी था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट जो पूरा ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देख रहा था कि भाई अगर जीएसटी आया तो जीएसटीएन नेटवर्क लॉन्च किया गया, एक सर्वर लॉन्च किया गया। उस सर्वर के अंदर 28 मार्च 2013 को क्या प्रोवाइड किया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी कि भाई अगर जीएसटी लॉन्च होता है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, सॉफ्टवेयर रन किया गया। अब जैसे 12th स्टैंडर्ड का आईटी का एग्जाम्स होता है, ऑनलाइन होता है, तो आप सॉफ्टवेयर पे एग्जाम्स देते हो तो उसका टेस्टिंग होता है, तो ये टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, मतलब एक आईटी डिपार्टमेंट लॉन्च किया। आपको मालूम है कि नहीं, बट जीएसटी ऑनलाइन है, सब जीएसटी ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन नहीं चलता है, तो ये सर्वर से ही वो सब काम होता है। तो 2013 में आईटी डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, रिमेनिंग प्रोविजन एक्सेप्ट द प्रोविजन रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब टीडीएस एंड कलेक्शन टीसीएस, इसको छोड़ के बाकी सब चीज जीएसटी में इंप्लीमेंट किया गया था 2017 में। इंपॉर्टेंट डेट 1 जुलाई 2017, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आज भी बोल रहा हूं, जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड, लॉन्च नहीं। जीएसटी का सोच 2004 में लॉन्च हो गया था, लॉन्च सोच, बट इंप्लीमेंट हुआ 2017 में 1 जुलाई को। और इस साल 2 टैक्स चल रहा था, बिकॉज एक असेसमेंट ईयर अप्रैल में चालू होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जुलाई, मतलब जुलाई के पहले जो 3 मंथ्स चल रहा था तब तक उस साल में एमवैट चल रहा था, और जुलाई से जीएसटी लॉन्च किया गया था। मतलब इस साल जितने भी लोग बिजनेस कर रहे थे, ये लोग एमवैट भी चल रहा था और इनका जीएसटी भी आने वाला था। तो 2017 वाज अ कॉम्प्लिकेटेड ईयर फॉर बिजनेस पर्सन।
समझ में आया? दिमाग में बैठा मैं क्या बोल रहा हूँ? जो 2017 में बिजनेस कर रहे थे, अप्रैल से लेके मार्च का हिसाब होने वाला था, तो अप्रैल मई जून तक उनको एमवैट भरना पड़ रहा था और जुलाई से उनको क्या भरना चालू करना था? जीएसटी। समझ में आया? तो ईयर फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वाज 1 जुलाई 2017। 2004 से ये डिस्कशन चल रहा था और 2017 में जाके लेजिस्लेटिव बिल पास किया गया है। समझा? ये डिस्कशन क्लियर हुआ? 2004, 2006 में 2010 का डेडलाइन दिया गया था, उसके पहले 2009 में एक फ्रेमवर्क लाया गया था, फिर 13 फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भाई चलो काम तो चालू कर दो, 115वां बिल पास किया गया, बट कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक संस्था बनाई गई जीएसटीएन नंबर, जिन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जीएसटी को करने के लिए, एंड देन अभी बोल रहा हूं टीडीएस और टीसीएस को छोड़ के जीएसटी लॉन्च किया गया था। लेटर ऑन टीडीएस और टीसीएस ऐड हो गया इसके अंदर। आपके लिए अभी टीडीएस टीसीएस टीवाई बैफ के सिलेबस में आपके लिए नहीं है। ठीक है यहां तक? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, ड्यूअल जीएसटी। India has adopted a dual GST model which has the following features. Features अच्छा होता है ये सुमर में, इट्स नॉर्मल। CGST, SGST, UTGST ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। अब ये इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है? सिंपल भाषा में आपको बोलूंगा, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर, इंपॉर्टेंट है सुनो, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर स्टेट के अंदर खरीदते हो बेचते हो, सामान खरीद भी रहे हो एक ही स्टेट से, बेच भी रहे हो उसी स्टेट के अंदर, तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि जो भी आप टैक्स भरोगे ये दो गवर्नमेंट में बटेगा। आधा बटेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, आधा बटेगा स्टेट गवर्नमेंट में, और इसको हम लोग कहते हैं केशव इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई, INTRA, इंट्रा स्टेट सप्लाई। व्हाट इज इंट्रा स्टेट? विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट विद इन द स्टेट। जब एक ही स्टेट के अंदर खरीदना बेचना होगा उसे आप इंट्रा स्टेट कहते हो, और उसी को कहते हैं ड्यूअल जीएसटी। समझ में आया? ड्यूअल जीएसटी का मतलब टैक्स जो भी कलेक्ट करोगे आपको क्या करना पड़ेगा? आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सर हमारा आपका कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने पहले बताया बिजनेसमैन का कुछ नहीं होता है इसमें। जो भी टैक्स का बर्डन है कंज्यूमर का है। हमारा फर्ज है भाई गवर्नमेंट तेरा पैसा ले, तू तेरा पैसा ले, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आया? तो पहला पॉइंट यही लिखा है कि इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल विच हैज द फॉलोइंग फीचर्स। के अंदर क्या दिया है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। व्हाट इज यूटीजीएसटी? यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी है, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज है। समझ में आ? फिर यहाँ पे लिखा द सेंट्रल स्टेट यूनियन विल साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन एवरी टैक्सेबल ट्रांजैक्शन ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी लेविड बाय सेंट्रल ऑन intra-state supply of goods and services is called CGST, that is central GST, and by the state government जो leviable है उसे आप क्या कहते हो? स्टेट या तो यूनियन टेरिटरीज। समझ में आया क्या? नेक्स्ट है CGST on intra-state supply is chargeable when the supply and the receipt both are located within the country। यहाँ पे within the state आ जाएगा। SGST is chargeable only when the supplier or the receipt of both are located within the same state। अब देखो यहाँ पे CGST में उसने क्या बोला है? CGST on intra-state supply is chargeable within the supplier and the recipient are both located in within the country। सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट विद इन द स्टेट। फर्क समझो क्या है? फर्क ये है, मैं अभी बोलता हूं, मैंने एक ही स्टेट में खरीदना बेचने का काम किया, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों जाके पैसा दे रहा हूं? अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है पता है क्या? स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, राहुल इज वेरी एक्साइटेड। यस राहुल, व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ओवरऑल इंडिया को देखता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर स्टेट को देखता है। वेरी गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे सबको देखता है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट को देखता है। स्टेट गवर्नमेंट छोटा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा होता है, ये तो मालूम ही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ हेड फॉर एवरी स्टेट।
उसने क्या बोला है भाई, टैक्स कलेक्ट करेगा, मेरा हिस्सा अलग चाहिए मेरे को। तो आप कोई भी स्टेट में खरीदो बेचो, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना ही देना है। आप विद इन द स्टेट करो, आउट ऑफ द स्टेट करो, बात नहीं, विद इन द स्टेट किया है तो जो भी स्टेट में आप खरीदते बेचते हो उसमें आधा हिस्सा किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और आधा तुम्हारे स्टेट के लिए। भाई तुम, अब टैक्स का मोटिव क्या था मालूम है, आपके जो एरिया है उसको डेवलपमेंट करना, इसके लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। करती नहीं है वो बात अलग है, बट सिंपल भाषा में है, नहीं मैं डर रहा नहीं इसमें बोलने को, जो है वो है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, बट वो टैक्स लेने का मोटिव क्या है कि रास्ता अच्छे रहे, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे स्टेट का अच्छा रहे, एम्बियंस अच्छा रहे, लोग आए घूमे वहां पे और तुमको और सारा बेनिफिट्स हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चलता टैक्स से, हमारे पैसे से। हम टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट चलेगा, हम टैक्स नहीं भरेंगे गवर्नमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास कहां से पैसा आएगा, आरबीआई थोड़ी छाप छाप के उनको पैसा देने वाला है, बराबर है। नोट छापने का एक लिमिटेशन होता है, वो भी गवर्नमेंट इतना छाप रहे उसका हिसाब चाहिए हमको, तो कुछ भी पैसा ऐसा छापा नहीं जा सकता है, ठीक है, नहीं तो सबके पास पैसे ही पैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में ये कि जब भी आप कोई भी स्टेट में सामान बेचोगे, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है और आधा पैसा स्टेट को देना पड़ता है। अब स्टेट अपने पास वो क्यों रखता है, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल क्यों अपने पास रखता है, सेंट्रल के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है, तो ये सिंपल वही बोलना चाह रहा है कि सीजीएसटी इंट्रा स्टेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी जो चार्ज करते हैं वो किसके पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। ये सेंटर के पास जाता है मतलब कंट्री के पास गया है, और स्टेट है मतलब ये स्टेट के पास ही रहता है। क्लियर है क्या यहां तक, हाँ जी। आगे बढ़ते, UTGST is charged only when the supply and the recipient both are located within the same union territory। जब ये दोनों सेम यूनियन टेरिटरी में होगा तो हमको क्या चार्ज किया जाएगा, UTGST चार्ज किया जाएगा। क्लियर है क्या, इंट्रा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल विल लेवी एंड एडमिनिस्ट्रेट CGST while the respective state and UTGST will levy and administrate SGST। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट CGST लेता है, स्टेट और यूनियन SGST और UTGST लेता है, नहीं बोलता, वही पॉइंट्स को बार बार उसने रिपीट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है GST लॉ। As per the amendment in the constitution and to empower both the central और एक चीज शायद इसके अंदर मिसिंग है, इधर इधर यहाँ पे एक चीज मिसिंग था, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इधर मिसिंग था आगे नहीं रहेगा तो फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ खाली। जैसे आपको यहाँ पे दिया मैंने, इट वॉज इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन, और एक चीज होता है इंटर। अभी इंटर वर्ड से पता चल रहा है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंट्रा विद इन, इंटर मतलब इंडिया के बाहर, नॉट इंडिया के बाहर, स्टेट के बाहर। यहां पे इंटरनेशनल इंडिया के बाहर नहीं होगा, यहां पे इंटरनेशनल मतलब आपके स्टेट के बाहर। जब आप महाराष्ट्र के बाहर खरीदते हो या बेचते हो, भाई महाराष्ट्र में रहता हूं बट मेरे को प्रोडक्ट गुजरात से मंगाना पड़ रहा है, महाराष्ट्र में रहता हूं, मैन्युफैक्चर यहां कर रहा हूं बट बेच रहा हूं मैं गुजरात में, तो यहां पे मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूं। तो इंटरनेशनल कैसा, इंडिया के अंदर तो करें नहीं, एज पर गवर्नमेंट, एज पर जीएसटी, जब आप एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में बिजनेस डील करते हो तो वो आपके लिए बन जाता है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल पे चार्ज किया जाएगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। व्हाट इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब पूरा टैक्स एक साथ लाओ, एंड देन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, आधा खुद ले लेगा या पूरा खुद ले लेगा, और बाद में डिसाइड करेगा कि कौन से स्टेट को पैसा देने का है, गुजरात को देने का है कि महाराष्ट्र को देने का है। इंटीग्रेटेड टैक्स में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेता है, उसके बाद ये पैसा, आधा पैसा कौन से गवर्नमेंट को दूं, कौन से स्टेट को दूं, महाराष्ट्र को दूं क्या गुजरात को दूं, वो डिसाइड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे इंट्रा में डिसाइडेड है, महाराष्ट्र में बेचा तो आधा तो महाराष्ट्र को मिलेगा, आधा सेंट्रल को मिलेगा, लेकिन इस केस में क्या होएगा, महाराष्ट्र गुजरात डिसाइड नहीं है, सेंट्रल अपना पैसा ले लेता है, बाद में वो डिसाइड करेगा, एंड द डिसीजन इज ऑलवेज डेस्टिनेशन बेस्ड। मैंने कल बताया था जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, तो इसका आधा पैसा महाराष्ट्र को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, गुजरात को। अगर सेल किया है प्रोडक्ट वहां पे गया है, तो अगर प्रोडक्ट मेरे पास आया है तो पैसा मेरे गवर्नमेंट को मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलेगा। फर्क समझ में आया IGST का कंसेप्ट, चलिए ठीक है।
और कितना है बेटा, आज खत्म करना है अपने को। मेरा ये कंसेप्ट है कि आज थियरी खत्म करो तो कल प्रैक्टिकल पढ़ा सकता। नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। द लॉ एंड द पर्पस, अभी जो एक्सप्लेन किया वही सेम चीज है और कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 CGST कलेक्ट जीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट या यूनियन टेरिटरी सप्लाई। स्टेट टैक्स के अंदर किस कौन कलेक्ट करने वाला है? स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा सप्लाई। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करने वाला है? यूटी जीएसटी ऑन यूनियन टेरिटरी सप्लाईज। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी कौन कलेक्ट करने वाला है? टू कलेक्ट आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट, एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में होता है तो आप क्या कलेक्ट करते हो? आईजीएसटी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जीएसटी कंपेंसेशन ऑफ स्टेट टैक्स, द कंपेंसेशन ऑफ स्टेट फॉर द लॉसेस ऑफ रेवेन्यू इफ एनी ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। ये था 2017 के लिए। सिर्फ 2017 में 2 टैक्सेस चल रहे थे तो उधर कुछ भी लॉसेस वगैरह हो रहा था जीएसटी के वजह से 2017 में, तो वो कंपेंसेशन है वो गवर्नमेंट उनको दे रही थी। मतलब आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल टैक्स आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट टैक्स आएगा, यूनियन में यूनियन आएगा, इंटीग्रेटेड में आईजीएसटी आएगा। तो जीएसटी लॉ क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंट्रल टैक्स। ये सेंट्रल टैक्स क्या है जरा एक बार देखते। तो ये आपको मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्स के 3 पार्ट होते हैं, जीएसटी, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। फर्स्ट कल का स्लाइड। अभी मैं सेंट्रल टैक्स के अंदर क्या क्या आता है भाई? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दैट इज कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज फॉर एक्साइज, एक्साइज ऑन द मेडिकल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन एक्सेट्रा। मेडिसिनल, हाँ मेडिसिनल। Special addition for the duty supposed to be equal to CGST which was earlier 4% not charged in spite of drop in CST rate of 2%। मतलब ये सारा चीज अभी आपके सिलेबस में तो नहीं है बट सेंट्रल टैक्स में क्या आता है वो एक्सप्लेन किया उसने, तो मैं इस पे अभी फोकस नहीं करने वाला हूँ। स्टेट टैक्स के अंदर क्या क्या है? तो स्टेट टैक्स के अंदर पहला था वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, फिर परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरीज टैक्स, बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, सर्च चार्जेस, ये सारे टैक्स स्टेट चार्ज कर रहा था। अब इन सब के बदले में कौन सा टैक्स आ गया है? जीएसटी आ गया है। इस सब के बदले में यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स को क्या कहा गया था? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। परचेज टैक्स को स्टैम्प ड्यूटी, एंट्री, ऑक्ट्राई, लोकल बॉडी टैक्स, इसको हम लोग क्या कहते थे? प्रोफेशनल टैक्स। एंटरटेनमेंट को नाम था इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। उसके बाद हाँ एंटरटेनमेंट टैक्स अदर देन टैक्स लेविड बाय द लोकल अथॉरिटीज, मूवीज देखने जाते थे उसके ऊपर। फिर लग्जरी टैक्स को आपने क्या नाम दिया था? सेल्स टैक्स ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बेटिंग गैम्बलिंग को कहते थे टोल टैक्स। सर्च चार्जेस एंड स्टेट सेस को हम लोग क्या कहते? रोड एंड पैसेंजर टैक्स। ये सब टैक्सेस के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट जीएसटी रेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वैसे तो बाद में भी आएगा बट अभी लास्ट पार्ट है ये कंप्लीट करता हूं। GST rate for supply of goods for interstate supply, IGST rates are for interstate supply, IGST rates are nil, मतलब 0%, 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28% the highest rate of GST। 0% टैक्स है जीएसटी का, 0.25% है, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये मैंने दिया इंटर स्टेट सप्लाई के लिए। अब इंट्रा के लिए, फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई CGST विल बी 50% ऑफ IGST प्लस SGST। मतलब टैक्स रेट तो यही है, खाली क्या होगा? आधा आधा बटेगा। 0 में तो कुछ भी नहीं, बट 0.25 में आधा आधा होगा, 3 में आधा आधा होगा, 5 में आधा आधा होगा, 12 में हाफ होगा, 18 में हाफ होगा, 28 में हाफ होगा। समझ में आया? तो इंट्रा है तो हाफ हाफ आपको करना है, और इंटीग्रेटेड यानी कि इंटर है तो आपको सेम एक ही बार टैक्स चार्ज किया जाएगा। 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। टैक्स रेट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जीएसटी रेट फॉर सप्लाई फॉर सर्विसेज, ये था गुड्स के लिए। अब आ जाते हैं सर्विसेज के लिए। For inter supply, IGST is applicable. General rate for IGST on service is 18%.
However, in few cases, service tax are at 5%, 12% and 28%. Basically, सर्विस का रेट कितना है 18%, but there are few cases जहां पे टैक्स रेट 5% भी है, 12% भी है और 28% भी है। जो भी सर्विस का रेट है, अगर ये इंटर हो जाता है, सॉरी इंट्रा हो जाता है, तो वो क्या करना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा। यानी 18 का आधा 99%, हाँ 5 का 2.5, 2.5, 6 and 6 14 and 14। समझ में आया, वही चीज इसके ऊपर लिख के दिया गया है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, इंपोर्ट फॉर गुड्स, ये हो गया गुड्स, ये हो गया सर्विस। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू बेसिकली कस्टम ड्यूटी। जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो उस पर क्या चार्ज किया जाता है, कस्टम ड्यूटी, एजुकेशनल सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। जब भी मैं गुड्स इंपोर्ट करूंगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी के साथ एजुकेशन सेस, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस लिया जाता है। सेस आपने अगर सुना है तो ठीक है, सेस मतलब जो भी आप टैक्स भरते हो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो किसी के लिए एजुकेशन पर्पस के लिए गवर्नमेंट बाजू में निकालती है, उसे आप सेस कहते हो, जो आपसे कलेक्ट किया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी के साथ सेस लिया जाएगा, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। इन एडिशनल IGST एंड GST कंपेंसेशन सेस टू विल बी एप्लीकेबल टू वर्च्यू ऑफ सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 ऑफ कस्टम एक्ट। मतलब अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, सिंपल भाषा में क्या याद रखने का है, कस्टम ड्यूटी पे करने का है। समझ में आया क्या। आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के लिए मैंने बताया क्या रहेगा, समझ में आ गया क्या, पक्का। लास्ट है ई वे बिल, मतलब ऑनलाइन बिल। ऑनलाइन बिल क्या होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक बिल जिसे आप कहते हो, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला नहीं हूं, एक बार खाली गो थ्रू कर लेना इस पार्ट को, बाकी कुछ है नहीं। फॉर्म, इशुअर, एम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है क्या। तो यहाँ पे हम हमारा टॉपिक जो इंट्रोडक्शन फॉर जीएसटी वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब नया टॉपिक में डेफिनेशन नहीं लूंगा, बट आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल सम्स। ओके, आज के लिए इतना। फिर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।